नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कक्षा 7वीं की विज्ञान एडगेड अभ्यास पुस्तिका जो कि आपको अपने स्कूलों से मिली है, उसके हल बताने जा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर अपन इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि आपकी यह एडगेड अभ्यास पुस्तिका है, यह वर्ष 2024-25 ये सत्र है जो आपका चल रहा है अभी 2024-25, मतलब यह नई पुस्तिका के हल ही बता रहा हूँ मैं। है ना? जो बच्चों ने पुरानी पुस्तिका खरीदी है या फिर ली है अपने स्कूल से, उनको वापस कर दें और जो नई पुस्तिका है उसमें ही यह हल भरें। क्योंकि पिछले साल की पुस्तिका से यह वाली इस साल की एडगेड अभ्यास पुस्तिका पूरी बदल चुकी है। तो आपको अपनी पुरानी अभ्यास पुस्तिका में यह प्रश्न नहीं मिलेंगे, कुछ-कुछ प्रश्न मिलेंगे पर पूरे-पूरे प्रश्न आपको इस पुस्तिका में नहीं मिलेंगे। इसलिए आप नई पुस्तिका ही अपने सर से मँगवाएँ या फिर उनसे लें। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको पादपों में पोषण, जो कि आपका पहला पाठ अध्याय है विज्ञान का, उसके हल बताने जा रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा जानकारी दे देता हूँ कि पादपों में पोषण का मतलब क्या है। तो आप सभी को यह जानकारी होगी कि पादप मतलब क्या होता है। पादप मतलब होता है प्लांट, और पोषण मतलब क्या होता है? पोषण मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब जो न्यूट्रिशन रहते हैं प्लांट में, क्या-क्या न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। जो प्लांट रहते हैं, पादप रहते हैं, मतलब पेड़-पौधे रहते हैं, वह क्या क्या खाते हैं, क्या पीते हैं या फिर क्या साँस लेते हैं, इस अध्याय में आप यह सब जानकारी पढ़ेंगे। तो आप अपनी जो भी इसमें है जानकारी, वह आप अपनी पुस्तिका में पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पर थोड़ा-सा दिया गया, मैं थोड़ा विवरण आपको बता देता हूँ कि हमें अपना भोजन पेड़-पौधों से प्राप्त होता है। पौधे अपना भोजन वातावरण से स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए पौधों को स्वपोषी एवं इस पोषण विधि को स्वपोषण कहते हैं। पौधों के विभिन्न भाग जड़, तना, पत्तियां, पुष्प एवं बीज हैं। पौधे निम्न पोषक पदार्थ इससे प्राप्त करते हैं, यह इसमें पूछा गया है। तो देखिए, जैसे सूर्य है, सूर्य से क्या प्राप्त करते हैं? मतलब पेड़-पौधे क्या प्राप्त करते हैं? तो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जड़ों से क्या प्राप्त करते हैं पेड़-पौधे? जैसे जड़ से क्या प्राप्त करते हैं? पानी और पोषक। जैसे आप पानी पेड़-पौधे में पानी देते हैं, तो वो पानी जड़ के माध्यम से पेड़-पौधे की पत्तियों और मतलब हर एक अंग में जाता है, जो भी पेड़-पौधे रहते हैं उनके। इसी प्रकार इसमें पूछा गया था कि पत्तियों से क्या प्राप्त करते हैं? मतलब पत्तियों से पानी और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं पेड़-पौधे। इसी प्रकार वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं? तो आप सभी को पता है कि वायुमंडल में गैसेज़ होती हैं बहुत सारी। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये सब क्या हैं? गैसेज़ हैं। तो इसी प्रकार जो पेड़-पौधे रहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये क्या करते हैं? यह गैस लेते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? यह गैस लेते हैं और जो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन प्राप्त प्रदान करते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे प्रश्न नंबर पहला दिया गया था, यहाँ आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि हरे हरे पौधे, मतलब जो हरे पौधे रहते हैं, जल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पेड़-पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की थोड़ी-सी जानकारी देता हूँ। जैसे कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, उसी के माध्यम से यह अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, ठीक है? पेड़-पौधे। तो यहाँ यही पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उसके बाद जो भी उत्पाद बनता है, उस युग्म का कौन-सा युग्म बनता है? जैसे स्टार्च और नाइट्रोजन बनता है, कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन बनता है, या फिर कार्बन डाइक्लोरीन बनता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन बनता है। तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। किससे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि बूझो ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा कि जिसकी पत्तियाँ घड़े के आकार में बदल जाती हैं, तथा वह पौधा छोटे-छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन-सा है। एक आपने देखा होगा, एक प्रकार कैसा रहता है, घड़े के आकार का एक पौधा रहता है।
अ, मतलब और वो क्या करता है कीटों को खाता है, कीटों का शिकार करता है। तो बूझी ने पूछा ये पौधा कौन-सा है? तो बेल का पौधा है, बरगद का पौधा है, तो आपने बरगद का, बेल का पौधा देखा है, यह नहीं करता है ऐसा, पीपल का पौधा भी नहीं करता। तो ये क्या है घटपर्टी, घटपर्टी मतलब नेपेंथस, नेपेंथस एक पौधा का नाम है, तो वह यही ये मतलब वो क्या करता है कीटों का शिकार करता है अपने पोषण के लिए। देखिए थर्ड प्रश्न हमसे पूछा गया है, जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे नागफनी की पत्तियों कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। जो नागफनी की पत्तियां रहती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग से होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो पौधे होते हैं वह अपनी प्रकाश संश्लेषण में जो मतलब पत्तियों से क्या करते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो जैसे नागफनी में वो पत्तियां रहती हैं वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं? कांटों में परिवर्तित होता है। आपने देखा भी होगा कि वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसमें यही पूछा है कि वो किस भाग से अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फूल द्वारा करते हैं या फिर कांटों द्वारा करते हैं, फल द्वारा करते हैं या फिर तने द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार करते हैं ये तने द्वारा अपनी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह उसको पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें अगला प्रश्न पूछा गया था, अगला ऑब्जेक्टिव है ये। तो जैसे रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की कलियों जो फलियाँ होती हैं इस पेड़ की सब्ज़ी बनाई जाती है। तो इसमें आपको यह बताना है कि इस रेगिस्तान में पाए मतलब ऐसा पाया जाने वाला पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्ज़ी बनाई जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? खेजड़ी बोलते हैं। आप सभी ने खेजड़ी का पेड़ देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं या फिर आपकी किताब में भी दिया होगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है, मैं एक पाइप जैसा संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बना हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ? तो ये कार्य कौन करता है? जाइलम करता है, फ्यूलम नहीं करता है। ठीक है? मतलब ये फ्यूलम जाइलम क्या होता है? फ्यूलम होता है जो फूड का ट्रांसफ़र करता है, मतलब फूड को ले जाता है, और जाइलम क्या करता है? जो वाटर को ले जाना आना करता है। इसमें यही पूछा था कि जल का और पोषक तत्वों का परिवहन कौन करता है? तो ये जाइलम करता है ये वाला कार्य, है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिए गए थे आपको, सूर्य, परजीवी, परपोषी प्रणाली, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन और पत्तियाँ। ये आपको ऑप्शन दिए गए थे, ये ऑप्शन से इसको भरना था। देखिए जैसे मैंने भर दिए हैं यहाँ पर, आप इनको मत देखिए अभी आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ऐसे पादप पोषण के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो वो क्या करते हैं? परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा हमसे पूछा गया है, अमरवेला पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। जैसे अमरवेल एक क्या है? परजीवी पौधा है। जो भी पेड़ पौधे अपना भोजन किसी अन्य पौधे पर निर्भर होकर प्राप्त करते हैं तो उनको परजीवी पौधा बोलते हैं। है ना? और यहाँ पर देखिए थर्ड वाला पूछा गया था कि वायुमंडल से मुख्यतः खालिस्तान द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो पत्तियों द्वारा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। पत्तियों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं वो। गैसेस का भी एक और मैंने देखा था कि पत्तियों से क्या प्राप्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, जैसे मैंने बताया था यहाँ वायुमंडल से। और ये इनके किसके द्वारा जाती है? पत्तियों के द्वारा ही वो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, पत्तियों के द्वारा ही। ठीक है? सहजीवी अपना आवास एवं भोजन खालिस्तान एक दूसरे से साथ बाँटते हैं तो भोजन के साथ बाँटते हैं। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए 5वाँ हमसे पूछा गया है, सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है कि अब जैसे मैं भी जी रहा हूँ, आप भी जी रहे हैं, तो किस वजह से? कि आपके अंदर ऊर्जा है, इसी वजह से आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जीवित हैं। तो ऊर्जा का सबसे प्राकृतिक स्रोत कौन-सा है? तो सूर्य क्या है? जीवन के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक सूर्य क्या है? स्रोत है एक प्रकार से, है ना? देखिए बच्चों, अब यहाँ से हमारे लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमसे दूसरे नंबर का प्रश्न पूछा गया है, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्यों नहीं कर सकते? यदि नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे हरे पौधे रहते हैं वो सूर्य के प्रकाश के बिना अपना भोजन निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों में एक हरा होकर्ण क्लोरोफिल होता है जो सूर्य प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करने में मदद करता है। समझ गए? और उसके बाद देखिए थर्डवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, थर्ड व तीसरा, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? तो पौधों में भोजन बनने की स्वयं संश्लेषित विधि को स्वपोषण या फिर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। आप अपनी भाषा में भी इस प्रश्न को लिख सकते हैं।
कि मतलब पौधे में भोजन बनने की क्रिया को स्वपोषण या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इन प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। बहुत सरल प्रश्न है, याद करने में भी आपको कठिनाई नहीं जाएगी, है ना? उसके बाद देखिए, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसीलिए, जल जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्तियों तक किस प्रकार पहुँचते हैं? ये चौथा वाला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो जड़ रहती हैं, उनके द्वारा अवशोषित जल और खनिज पत्तियों के द्वारा किस प्रकार पहुँचते हैं? तो ये मैं देखिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती और वाहिकाओं जाइलम द्वारा पहुँचाया जाता है। वह वाहिकाएँ नली के समान होती हैं, वह जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं। पूछा गया था, जड़ों के खनिज पत्तियों द्वारा पहुँचाया है, मतलब किस प्रकार पहुँचा? में अपन ने जो जाइलम किया जाता है, ये जाइलम के द्वारा पहुँचाया जाता है और वह यह वाहिकाएँ नली के होती हैं, जो यह वाहिकाएँ होती हैं, वो किसके समान नली के समान होती हैं, वह जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं। तो इस प्रकार आपको लिख देना है ये वाला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं जो हमारा 5वां अगला अगला क्वेश्चन दिया गया है। बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवों में प्राणियों के समान मुख क्यों न मतलब नहीं होता है, तो ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो जो बूझो है, एक तो मतलब नाम है किसी का, तो वो क्या बोलता है, जो मृतजीवी प्राणी होते हैं, तो उनके समान मुख नहीं हो उनका मुख उनके समान मुख नहीं होता है, ना ही ये हरे पौधे के समान होते हैं, तो फिर ये अपना जीवन यापन के लिए पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो जो ये मृत मृत एवं सड़ने वाली मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता मतलब आंसर इसका जो है उत्तर, वह मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यह मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे वे विलयन रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, तब यह इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। क्या होता है इसमें, जब ये जो मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह रहती है, ऊपर का जो सतह, उस पर पाचक रसों का स्राव होने लगता है, तब रिसने लगता है। पाचक रस ऊपर से आ जाते हैं और जिससे वे विलयन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तब इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण होता है, तब उसके बाद भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो चलिए छठवां अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया है, छठवां, वह देखते हैं कि इधर दिया गया है हमें कि शैवाल कैसे बनते हैं? जो शैवाल होते हैं, आप सभी को पता होगा, ये कैसे बनते हैं तथा कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर जैसे तालाबों में ठहरे जो जल रहता है, सैलाब एक प्रकार से काई बोल सकते हैं, जो सैलाब कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। यह दीवारों पर भी आपने देखा होगा काई टाइप की हरी-हरी लगी रहती है, उन्हीं को शैवाल बोलते हैं। तालाब तक ठहरे हुए जल में हरे हरे जैसे कोई पादप दिखाई देता है, उसको शैवाल बोलते हैं। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए 7वां, यहाँ से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं और जैसे हमें 7वां प्रश्न पूछा गया है कि कुछ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थ का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो आपको यह बताना है कि जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक जो तत्व रहते हैं, नाइट्रोजन पौधे वो किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो जैसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से क्या-क्या नाइट्रोजन द्वारा राइज़ोबियम बैक्टीरिया के द्वारा और वर्षा के जल के द्वारा प्राप्त करते हैं वायुमंडल से। और उसके बाद देखिए नाइट्रोजन उर्वरकों के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृत जीवों के द्वारा प्राप्त करते हैं और मिट्टी के द्वारा प्राप्त करते हैं। आपको इतनी चीज़ें लिख देनी हैं। देखिए 7वें प्रश्न में आपको ये लिख देना है, उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि जो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वरपोषी और विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। जो हमें इधर क्या-क्या बताना है, एक तो हमें बताना है स्वरपोषी और जो विषमपोषी रहता है उनकी परिभाषित करना है, मतलब परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्वपोषी पोषण की परिभाषा और विषमपोषी पोषण की परिभाषा यहाँ पर बताई है। जैसे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं जिसमें जो पौधे रहते हैं, हाँ, जो भी जीव रहते हैं, वो अगर स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं मतलब बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। उनको हरे पौधे जैसे होते हैं, वह सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी पोषण करते हैं। जैसे विषमपोषी पोषण में क्या आता है? तो जैसे विषम पोषण, जो पोषण वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन हेतु अन्य जीवों
अथवा पादपों पर निर्भर होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? जैसे अपन हैं, मैं मानव हो गए, तो मानव किसमें आएँगे? विषमपोषी में आएँगे। क्यों? क्योंकि अपन मतलब किस पर निर्भर हैं? हम किस पर निर्भर रहते हैं? हम पेड़-पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो हमें मिला वो उसका हम खाना-पीना बनाते हैं, पोषण का, है ना? तो हम किस में आएँगे? विषमपोषी पोषण में आएँगे। तो देखिए अगला प्रश्न हमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 9वाँ, यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? जो एक नागफनी रहता है, आपने देखा होगा रेगिस्तान में अधिकतर और सूखे जगहों पर नागफनी का पौधा पाया जाता है। तो अगर इसमें पूछा गया अगर हम उसको नमी वाले क्षेत्र में या फिर जलीय क्षेत्र में लगाएँगे तो क्या होगा? क्या उगेगा वो या फिर क्या होगा? चलिए तो समझते हैं, इसमें लिखा है मैंने, तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपनी पत्तियों को काँटे के रूप में बदल देते हैं, जिससे उन्हें होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे कम ज़्यादा नमी क्षेत्र में लगाई जाए, तो पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा नहीं रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा? पानी की खपत कम हो जाएगी, जिससे तना क्या? हरा नहीं रहेगा। क्या करते हैं, जो ये पौधे रहते हैं नागफनी के और जो भी रेगिस्तान या फिर जो तापमान की अधिकता में पैदा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो पत्तियों को काँटे के रूप में बदल लेते हैं, जिससे होने वाली जो पानी की खपत है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। परंतु अगर नागफनी का पौधा है, वह क्या करेगा, अपन उसको अगर कम और नमी वाले क्षेत्र में लगाएँगे, तो वहाँ पर पानी की खपत ही नहीं होगी और जिससे क्या हो जाएगा, उसका जो तना है वो हरा नहीं रहेगा। ठीक है, आपको यह लिख देना था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 10वाँ प्रश्न हमसे पूछा गया है, बूझो अपने खेत में कुछ बरसों से लगातार एक ही फसल बुआई कर रहा था। जो बूझो है वह एक ही एक बार-बार फसल बो रहा था, तो उसके खेत की फसल का प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा? जैसे अगर आप एक एक ही फसल बार-बार अगर एक ही खेत में बोएँगे तो क्या होगा? इसमें यही पूछा गया है। जैसे एक ही फसल को लगातार बोने से खेत की फसल का पोषण में असंतुलनता हो सकती है। मतलब क्या हो सकता है? असंतुलित हो सकता है। मतलब आपकी जो फसल रही वो अच्छे से नहीं आएगी, ये हो सकता है। इसमें बताना बीमारी और कीट प्रसार का खतरा बढ़ सकता है और क्या हो सकता है? बीमारी और कीट प्रसार का भी खतरा बढ़ सकता है और मिट्टी की ऊर्जा उत्पादन में कमी भी हो सकती है। तो इस प्रकार आपको ये 2 पॉइंट लिख देने हैं। एक तो क्या हो सकता है? असंतुलनता हो सकती है। दूसरा बीमारी और कीट प्रसार में खतरा बढ़ सकता है और मिट्टी और ऊर्जा में उत्पादन की कमी हो सकती है। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए अगला चित्र हमें अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें हमें 2 चित्र बताए गए हैं पत्तियों के। इसमें बताना था, उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी? जैसे कि आप देख सकते हैं यह पत्ती किस कलर की दिख रही है हमें? लाल कलर की दिख रही है, ये पत्ती हमें हरे कलर की दिख रही है। इसमें यह बताना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी? तो जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हरी पत्ती में होगी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और लाल पत्ती में क्लोरोफिल की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ठीक है? उसके बाद देखिए हमें यहाँ से दिए गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए 12वाँ प्रश्न पूछा है कि जो राइज़ोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइज़ोबियम जीवाणु नष्ट हो जाएँ तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो राइज़ोबियम एक जीवाणु है जो दलहनी पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइज़ोबियम के नष्ट होने पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी जाएगी, जिससे फसलों की उपज भी घटेगी और उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ जाएगी। देखिए उसके बाद 13वाँ प्रश्न हमसे पूछा गया है, सूखी ब्रेड का टुकड़ा दिया गया है यहाँ पर, एक नमी युक्त ब्रेड दी गई है और एक नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में दी गई है। ये बंद डिब्बा है ये, यहाँ पर डिब्बा ओपन है मतलब खुला हुआ है। तो इसमें हमें यह बताना था कि बूझो यह जानना चाहता है कि किस डिब्बे में ब्रेड रोए जैसी मतलब रुई टाइप की संरचना ज़्यादा और हमें यही बताना है कि किसमें रुई जैसी संरचना दिखाई देगी, मतलब जल्दी से कौन-सी सड़ेगी। तो नमीयुक्त ब्रेड डिब्बे खुले जल्दी फफूंद जैसी संरचना दिखाई देगी। इसका कारण यह है कि नमी और हवा दोनों मिलकर फफूंद के विकास के लिए अनुकूल वातावरण क्या कर देती हैं? प्रदान करती हैं। जैसे अगर आप एक खुला डिब्बा रखेंगे, उसमें ब्रेड रख देंगे, तो उसमें क्या होगा, जो वातावरण है और जो नमी है और जो उसमें हवा दोनों के क्या हो जाएगा, उसको एक अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, जिसकी वजह से उसमें जल्दी फफूंद आएगी। बंद डिब्बे की तुलना में खुले डिब्बे में हवा का संपर्क अधिक होता है, जिससे फफूंद जल्दी पनपती है। इस प्रकार आपको लिख देना था और दूसरा प्रश्न इसी का दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्याख्या कीजिए। जो प्रकाश संश्लेषण है, अगर उसकी क्रिया पेड़-पौधे नहीं करेंगे तो मानव जीवन पर प्रभाव क्या-क्या पड़ेगा? ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, दूसरा क्या होगा? भोजन की कमी आ जाएगी और तीसरा क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग आएगी।
देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन कट जाएगी। उसके बाद क्या होगा, पौधे का भोजन उत्पादन कम जाएगा, जो जीव भोजन के लिए पौधे का आश्रित होंगे, जो भी आश्रित हैं, पौधों पर आश्रित है जिनका भोजन, उन्हें भी भोजन की कमी में सामना करना पड़ेगा। जैसे हम हैं तो हम पौधों पर आश्रित हैं, तो हमें भी किसका सामना करना पड़ेगा, भोजन का सामना करना पड़ेगा। अगर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो। देखिए यहाँ पर दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं, ग्रहण करते हैं। उसके बाद देखिए हमें 14वां प्रश्न पूछा गया है कि जो घरपड़ती पौधे होते हैं उनका रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव दिए गए थे उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो घटपटी पौधा होता है वो क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है ना? तो कीटों का भक्षण जो वो क्यों करता है? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण भी करता है, हरा भी होता है, फिर भी वो भक्षण करता है, तो क्यों करता है? जो घटपड़ती पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन, यौगिक की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे कीटों का भक्षण करते हैं। जो भी ये जो घटपड़ती पौधे होते हैं, ये सब जगह नहीं उगते हैं। सबसे पहली बात आपको यह याद रखनी है, ये कहाँ उगते हैं? जहाँ पर नाइट्रोजन की अधिकता मतलब कमी होती है, तो इसलिए ये नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। उसके बाद देखिए घटपटी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करते हैं, विस्तार से समझाइए। तो देखिए और संरचना, यहाँ पे संरचना नहीं दी गई है, वो किस आपकी किताब में दिया गया है, इसको देख सकते हैं घटपटी का पौधा। तो यहाँ पर क्या संरचना कैसी रहती है, जो पत्तियाँ रहती हैं वो पिचर मतलब घड़े जैसी होती हैं। उसके बाद देखिए इसको पिचर प्लांट भी बोला जाता है। और इसको प्रलोभन प्रलोभन पिक्चर के किनारे मीठा और पदार्थ कीट आकर्षित होता है, और इसको फंसाने के लिए जैसे कीट जो फंस जाएं तो उसमें क्या रहता है, एक बाहर निकले रहते हैं कैसे फसलन सतह के कारण, मतलब इसमें नुकीले नुकीले क्या रहते निकले रहते हैं, कांटे टाइप के निकले रहते हैं, जिससे क्या हो जाए, जो भी उसमें जो कीट आए तो वो फंस जाए। और पाचन के लिए एंजाइम कीटों को पचाकर पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये आपको 4 बातें लिख देनी है। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है 15 प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बताइए। एक नामांकित चित्र बताना है आपको जिसमें प्रकाश संश्लेषण में नाम लिखे हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक चित्र आपकी किताब से ही लिया गया है। इसमें देखिए दिया गया है कि जो सूर्य है वो क्या कर रहा है, सूर्य की प्रकाश ले रहा है, ये पत्तियां सूर्य की ऊर्जा ले रही हैं। उसके बाद जो ये वातावरण है, वायुमंडल है, इससे ये क्या कर रही हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं और ऑक्सीजन क्या कर रही हैं, छोड़ रही हैं। ये एरो दिख रहा होगा आपको, इसमें ये ऑक्सीजन बाहर निकलते दिख रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती हुई दिख रही है। और पत्तियों में क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल यहाँ पर पाया जाता है जिसकी वजह से पत्तियाँ हरी होती हैं। और जो जल है, जल और खनिज की ये प्राप्ति कहाँ से करते हैं, जड़ों के द्वारा करते हैं। इस प्रकार आपको एरो लगा देना है। इस प्रकार आप इस चित्र को अपनी पुस्तिका में बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट कार्य स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। इसमें पहला प्रोजेक्ट कार्य हमें दिया गया है, पूछा मतलब पहले दिया गया है, और ये इसमें अपन को आंसर्स भरने हैं। पहले आपको ये खाली दिया गया था, तो आप सब देख सकते हैं। इसमें पूछा है विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियां का कर एकत्रित कर एक कागज पर चिपकाइए। पत्तियों का नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आपको पत्तियों का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको पत्तियों का उपयोग लिखना है, और यहाँ पर आपको पत्तियों का चित्र बताना है। जैसे मैंने पहला देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है कि ये देखिए यहाँ पर मैंने ये नीम की पत्ती, तो आप इस प्रकार लिख लीजिए। और हमारा प्रोजेक्ट कार्य जो 2 है यहाँ दिया गया है कि अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज